नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर एक तरफ यहाँ पर महेंद्र अब राजमहल में धनंजय से अपने दोस्त राजीव गुलेरिया को बचाने के लिए गुहार लगाने के लिए जाता है, वहीं धनंजय उसे साफ साफ मना कर देता है कि ये रास्ता उन दोनों ने चुना था तो वो उसी को संभाले, वो इसमें किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। निराश होकर अब महेंद्र वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिल में फिर भी एक उम्मीद होती है कि धनंजय उसकी मदद जरूर करेगा। धनंजय जब वापस महल के अंदर आता है तो वो वहां पर अपने कमरे में बैठी हुई आलिशा को देखता है, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अब धनंजय भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे आलिशा को किसी तरह का शौक लगा हो। जब धनंजय ने आलिशा से पूछा तो आलिशा अब अपना फोन की स्क्रीन अब धनंजय की तरफ कर देती है। वो उसे फोन देते हुए कहती है कि मामा देखो ना, ही इज माई डैड। और उसकी आंखों में अब आंसू थे। जहां एक तरफ कविन आलिशा का ऐसा हाल था तो वहीं दूसरी तरफ आकाश का हाल भी आलिशा से कुछ अलग नहीं था। आकाश अपने मन में ही यही सोच रहा था कि उसे इस बारे में अनीका से एक बार बात करनी होगी। यही सोचते हुए ही आकाश अब अपने रूम से निकलकर अब एलिवेटर की तरफ जाने लगता है कि तभी अब उसको पीछे से अब करण गुलेरिया की आवाज आती है। अब करण गुलेरिया कहते हैं, आकाश तुम ठीक तो हो ना? इतना परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? क्या कुछ हुआ है क्या? करण गुलेरिया की आवाज सुनकर अब आकाश कहता है कि पापा, वो राजीव चाचा की जान को खतरा है। आकाश ने सीधे ही अब करण गुलेरिया के सामने ये कह दिया। आकाश की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब है तुम्हें किसने कहा ये सब कि उनकी जान को खतरा है? इस बात को सुनकर अब आकाश कहते हैं कि वो मुझे मेरे फोन से पता चला, और अब वो अपने फोन को करण गुलेरिया के हाथों की तरफ बढ़ा देते हैं। अब करण गुलेरिया भी आकाश के हाथों से उसके फोन को ले लेता है। अपने हाथों में फोन को लेने के बाद अब वह करण गुलेरिया आकाश की फोन की स्क्रीन पर देखकर अब करण गुलेरिया जब राजीव गुलेरिया की फोटो को ऐसे ही देखते हैं जो कि आलिशा को भी भेजी गई थी, तो अब आकाश गुलेरिया से पूछते हैं, राजीव की ये हालत किसने की है? इस बात पर अब आकाश कहता है, वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि किसने उनकी ये ऐसी हालत की है। मुझे ये फोटो आलिशा ने भेजी है। आप प्लीज इस बारे में उन्हीं से बात कीजिए, शायद वो आपको कुछ इसके बारे में बता दे। करण गुलेरिया अब आकाश की ये बात सुनकर अब हामी भरता है, और अब वो आकाश को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। आकाश की आंखों में उन्हें राजीव के लिए परवाह साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब से आकाश ने भी उस फोटो को देखा था तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में से भी आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजीव को इस हालत में देखकर एक बेटा तड़प रहा हो। करण गुलेरिया और आकाश की ये हालत देखकर अब आकाश से कहते हैं कि तुम अनीका से बात करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद कर पाएगी। तुम तो खुद ही देख रहे हो ना कि इन दिनों रोहित अनीका कितने ही बिजी हैं। इस बात पर अब आकाश कहता है, मैं फिर भी अपनी बहन से इसके बारे में एक बार बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो बस एक आखिरी होप वही नजर आ रही है। ये कहते हुए ही आकाश अब एलिवेटर से सीधा ही फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगता है। यहाँ करण गुलेरिया आकाश के जाने के बाद अब वो अपना फोन निकालकर अब सीधा ही धनंजय को फोन लगा देते हैं। कुछ ही देर की रिंग के बाद अब सामने से आवाज आती है कि करण कुछ इम्पोर्टेंट ना हो तो क्या तुमसे मैं थोड़ी देर बाद बात करूं? अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या तुम सच में बहुत बिजी हो क्या? क्या बात है धनंजय, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, करण यहाँ मैं आलिशा को संभाल रहा हूँ। यार आलिशा बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम ध्यान देना धनंजय कि आलिशा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले लें, क्योंकि वो लोग चाहते ही कुछ ऐसा है कि आलिशा जल्दबाजी में इमोशनल होकर कोई ऐसा डिसीजन ले जो वो उनके लिए फायदे में हो। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पता नहीं
करण, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त आलिशा सिर्फ एक बेटी होने के नाते सोच रही है, ना के कराने के होते। और अगर जिसके सामने उसके पिता की ऐसी हालत हो तो उसका ऐसा करना भी शायद जायज ही है। इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि क्या तुम पता लगा सकते हो कि राजीव कहाँ है? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने राजीव को ढूंढने का काम शुरू भी कर दिया है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, जैसे ही तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तुम सबसे पहले मुझे बता देना। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है, और मैं तुमसे अभी बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मैं सच में अभी बहुत ही बिजी हूँ, मुझे आलिशा को संभालना होगा। और हाँ, मेरी बात मानो तो करण, तुम तीनों ही बच्चों को और साथ ही आयशा को चिराग और अब्दुल के साथ यहाँ राजमहल में पहुंचा दो, क्योंकि यही उनकी सेफ्टी के लिए शायद सही रहेगा। करण, मेरी बात का बिल्कुल भी गलत मतलब मत निकालना, मैं तो बस सेफ्टी के पर्पज से ही ये सब बोल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे तुम पर या फिर रोहित पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम सब पर बहुत ही भरोसा है। इससे आगे की धनंजय पीरामल अब अपनी बात को आगे बढ़ाते कि तभी अब सामने से करण गुलेरिया कहते हैं, तुम्हें मुझे किसी भी तरह का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है धनंजय, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा दोस्त कितनी दूर तक की सोच सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे सामने तो कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन मत दो, तुम चिंता मत करो, मैं बच्चों को आयशा के साथ राजमहल में ही पहुंचा दूंगा। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो जल्दी से आयशा के रूम की तरफ जाने लगते हैं उसे बताने के लिए। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो आयशा के रूम के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं तो वो वहां पर दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने सावित्री ने दरवाजा खोला था। सावित्री को दरवाजे पर देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, सावित्री, तुम और आयशा जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम दोनों को बच्चों के साथ अभी के अभी राजमहल में जाना है फॉर द सेफ्टी रीजन। ये सुनते ही अब सावित्री भी कहती है, ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को और आयशा मैडम को लेकर राजमहल में चली जाऊंगी। अब ये सुनते ही करण गुलेरिया भी कहते हैं, ठीक है, तुम सब रेडी हो जाओ, मैं भी चिराग और अब्दुल से कह देता हूँ कि वो तुम्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब सावित्री कहती है, ठीक है सर। यहाँ करण गुलेरिया अब सावित्री को सब कुछ कहने के बाद अब वो सीधा ही एलिवेटर के पास जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक आकाश गुलेरिया ने अनिका और रोहित यानी कि जो कि अभी जॉन और एनी थे उनको सब कुछ बता देता है। यहाँ पर एनी अब जो कि अनिका का रोल प्ले कर रही थी अब वो कहती है, आकाश, क्या तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में कुछ भी पता चला है या फिर उसकी कोई डिमांड है? एनी की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, मुझे इस बारे में अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है, लेकिन शायद आलिशा को ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्योंकि मुझे ये फ़ोटो उसी ने भेजा है। इस बात पर अब एनी कहती है, तुम आलिशा से इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, मैं तब तक देखती हूँ चेंज करके तुम्हारे साथ राजीव चाचा को ढूंढने के लिए चलती हूँ, बस मुझे एक बार चेंज करने दो। अनिका की बात को सुनकर अब आकाश कहता है, थैंक यू सो मच अनिका। ये कहते हुए ही आकाश अब रोहित और अनिका के रूम से बाहर निकलकर चला जाता है। आकाश के यहाँ से जाने के बाद अब एनी जल्दी से जाकर अब अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो वापस आकर अब जॉन से कहती है, जॉन, तुम्हें क्या लगता है हमें इस बारे में बॉस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए या नहीं? अब एनी की इस बात पर अब जॉन कहता है, मेरे ख्याल से तुम एक काम करो, अनिका मैडम के नंबर से बॉस तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो। जॉन की ये बात सुनकर अब एनी कहती है, ओके। वहीं दूसरी तरफ इधर सावित्री ने भी अभी आयशा मारवा को सब कुछ बता दिया था जो कि करण ने उसे कहा था। तो वहीं आयशा मारवा भी अब सावित्री से कहती है, ठीक है, मैं बच्चों को बता कर आती हूँ। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो बच्चों के रूम के सामने पहुँचती है तो वो दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने आर्यन को देखकर अब आयशा मारवा कहती है कि बेटा जल्दी से आप तीनों अपने इम्पोर्टेंट स्टफ को एक बैग में पैक कर लो, हमें यहाँ से अभी दादू के पास जाना है। ये सुनते ही अब आर्यन ने कहा, दादी माँ सब ठीक तो है ना? आप इतनी हड़बड़ाई हुई कैसे लग रही है? क्या कुछ हुआ है क्या? आर्यन की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ बेटा, वो दादू को आप सभी की याद आ रही है ना?
तो वो हमें बस वहीं पर ही बुला रहे हैं, हम कुछ दिन वहीं पर रहेंगे। इस बात पर अब आर्यन कहता है ओके दादी माँ, मैं ये बात अभी अलेक्जेंडर और रिया को भी बता दूंगा। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है वेरी गुड बेटा, जस्ट डू इट फास्ट। ये कहते हुए ही अब आयशा मारवा अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। तो वहीं इधर करण गुलेरिया भी अभी ग्राउंड फ्लोर पर अब चिराग और अब्दुल के रूम में थे। करण गुलेरिया उन दोनों से ही कहते हैं कि ध्यान रखना, तुम दोनों यहाँ पीछे से आयशा और बच्चों को यहाँ से सेफली राजमहल तक लेकर तुम्हें जाना है। उन सब की सिक्योरिटी अब तुम्हारे ही हाथों में है। और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम दोनों राजमहल में ही रहोगे। तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तो तुम्हें भी पता है ना कि वहाँ पर तीनों बच्चे और आयशा होगी और साथ के साथ वहाँ पर कभी नालिशा लतिका, उन सब की भी सिक्योरिटी अब तुम्हारे हाथ में है। इस बात पर चिराग कहता है ठीक है सर, बट क्या इस बारे में रोहित सर और अनिका मैडम जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है? चिराग की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मैं उनसे इसके बारे में बाद में बात कर लूँगा। फिलहाल तुम दोनों उन्हें यहाँ से राजमहल में शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये अभी उनको यहाँ से शिफ्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, तुम दोनों अभी बेसमेंट में पहुँच जाओ और मैं भी कुछ ही देर में बस बच्चों को लेकर उधर बेसमेंट में ही आता हूँ, क्योंकि फिर तुम बेसमेंट से ही वहाँ पर उन सबको राजमहल के लिए लेकर जाना। इस बात पर अब अब्दुल कहता है ठीक है सर, हो जाएगा। चिराग और अब्दुल को अपने इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब करण गुलेरिया उस रूम से बाहर निकलकर सीधा ही एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में आलिशा भी धनंजय से कहती है कि अब हमने सोच लिया है कि हम उनकी सारी ही कंडीशन को मान लेंगे। इस बात पर अब धनंजय पीरामल एकदम से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि राजीव की हालत को देखकर आलिशा ज़्यादा ही टूट गई थी, लेकिन आलिशा ऐसा कोई भी डिसीजन लेगी ये भी धनंजय ने नहीं सोचा था। लेकिन आलिशा तो अभी यहाँ पर अपना मन बना चुकी थी कि अपने पिता को छुड़वाने के लिए वो राजमहल की गद्दी तो छोड़ो, राजमहल को भी छोड़ने के लिए तैयार है।